हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आपके साइंस पॉइंट क्लासेस में। और दोस्तों आज हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। हालांकि पिछले 3 वीडियो में हमने देखा है, पहला में देखा है रूट, फिर देखा है स्टीम, फिर देखा है हम लीफ के बारे में, यानी जड़, तना और पत्ती के बारे में सीख लिए हैं। और आज हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे, सीखेंगे। और इस वीडियो में फ्लावर से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सभी को हम इसमें कवर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुष्प यानी फ्लावर, तो एक टर्म है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी का मतलब क्या है? तो स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के स्टडी को, पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी बोलेंगे। फिर कह रहा है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या है? कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर। कल्टीवेशन का मतलब होता है कृषि या खेती। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावटी, और फ्लावर का मतलब पुष्प होता है, यानी सजावटी पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। तो हमने 2 चीज सीखा, क्या कि फ्लावर की जब स्टडी करेंगे तो एंथोलॉजी कहेंगे, जब सजावट करने वाले पुष्पों की खेती करेंगे तो उसे फ्लोरिकल्चर कहेंगे। सवाल निकल के आता है कि पुष्प है क्या चीज, आखिर हम पुष्प कहेंगे किसे? तो डिफिनेशन इसका है प्ररोह तंत्र का रूपांतरण। इसका मतलब है जो पुष्प होता है वह प्ररोह तंत्र का रूपांतरण होता है। अब जानते हैं जमीन से नीचे का जो हिस्सा होता है वह मूल तंत्र होता है, और जमीन से ऊपर का जो हिस्सा होता है वह प्ररोह तंत्र होता है। किसी भी पौधे में जमीन के नीचे का हिस्सा मूल तंत्र होता है, और जमीन से ऊपर का जो हिस्सा होता है वह प्ररोह तंत्र होता है। तो आप बताइए, पुष्प भी जमीन के ऊपर है कि नहीं है ना? तो जब जमीन के ऊपर है तो इसको बोलेंगे प्ररोह तंत्र का रूपांतरण है। अब एक और बात यहाँ से निकल जाती है, क्या कि जो पुष्प होता है पौधों का जनन अंग होता है। यानी कोई भी जो सजावटी पुष्प होते हैं, मतलब जो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं, ठीक है, जिनमें पुष्प लगते हैं, तो उनमें जो आने वाला वंशज होंगे वह बिना पुष्प के नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जो पुष्प होते हैं पौधे का जनन अंग होते हैं। अब बात है पुष्प के भाग, यानी कि कितने भाग होते हैं फ्लावर के, यानी पार्ट ऑफ फ्लावर। हम यहाँ देखेंगे फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। पहला का नाम देखेंगे कैलिक्स, दूसरा का नाम है कोरोला, तीसरा का नाम है एंड्रोसियम, चौथा का नाम है गाइनोसियम। यानी हिंदी में बोलेंगे कैलिक्स, कोरोला, उमंग और जायांग। कैलिक्स, कोरोला, उमंग और जायांग। कैलिक्स, कोरोला, उमंग और जायांग। याद हो गया? कैलिक्स, कोरोला, उमंग और जायांग। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब हम देखते हैं कि कैलिक्स की एक यूनिट को क्या कहते हैं। तो कैलिक्स का जो एक यूनिट होता है उसको बाह्य दल कहते हैं, इंग्लिश में सेपल कहते हैं। जो कोरोला होता है उसके एक यूनिट को हम दल कहते हैं या पंखुड़ी कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग पीटल कहते हैं। फिर देखते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के एक यूनिट को पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर इंग्लिश में स्टेमन कहते हैं। और गाइनोसियम की एक यूनिट को स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर इंग्लिश में पिस्टिल कहते हैं। तो दोस्तों जब हम फ्लावर को देखते हैं, फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो वहां पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम नहीं देखते हैं, बल्कि सेपल, पीटल, स्टेमन और पिस्टिल को वहां पर देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर हम सिर्फ एक एक यूनिट को लेकर पढ़ते हैं, ना कि सभी को लेकर पढ़ते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन सा सेपल है, कौन सा पीटल है, कौन सा स्टेमन है और कौन सा पिस्टिल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सामने आपको दिखाई दे रहा है फ्लावर। फ्लावर में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे नाम हैं। तो हमने बताया था एक फ्लावर में 4 ही चीज देखने को मिलेंगे। क्या? तो पहला था हमारा सेपल, तो ये आपका सेपल हो गया। दूसरा था पीटल, तो आपका पीटल हो गया। तीसरा था स्टेमन, आपका स्टेमन हो गया। और चौथा था पिस्टिल, ये आपका पिस्टिल हो गया, है ना? तो एक फ्लावर में 4 चीज देखे हम, क्या? सेपल, पीटल, स्टेमन और पिस्टिल। देखिए जो स्टेमन है वो 2 भाग से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, एंथर ये वाला पोर्शन हो गया और ये वाला पोर्शन फिलामेंट हो गया, दोनों को मिलाया हमने बोला स्टेमन।
स्टेमेन को क्या बोलते थे, स्टेमेन को पुंकेसर बोलते थे। ठीक है, अब हम देखें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी जब मिला तो हमको क्या मिला, पिस्टिल। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को हम एक साथ क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। यानी पिस्टिल के तीनों भाग होते हैं। पिस्टिल बोले तो स्त्री केसर, स्त्री केसर के कितने भाग, 3, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा यह सेपल हो गया और यह हमारा थैलमस है, यह पेडिसिल है। ठीक है, अब इसको हम एक ओरिजिनल फूल के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये हमारा रियल फूल का स्ट्रक्चर है। तो जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यह वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पोर्शन हमारा पेडिसिल हो गया, जिसको हम डंठल कहते हैं। पेडिसिल जिसको हम लोग डंठल कहते हैं। यह पूरा फ्लावर जिस पर लगा है, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, देखिए यह पूरा फ्लावर इस पर लगा है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा हो गया थैलमस, जिसको हिंदी में पुष्पासन कहते हैं। इसके बाद से हम देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, यह वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, देखिए इसमें और अच्छा से दिखाई दे रहा है। ये कली वाला में ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सेपल। इसके बाद से हम देखेंगे पीटल को, ये वाला पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, यह पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं, पीटल बोलते हैं। अब आता है स्टेमन, किससे बोलेंगे, देखो आप इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पीला रंग का दिखाई दे रहा है, कुछ छोटे छोटे, तो जो पीला पीला यह दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे हम एंथर बोलेंगे। जो डंठल दिखाई दे रही होगी, छोटे छोटे डंठल दिखाई देगी, इसको हम लोग फिलामेंट बोलेंगे। तो एंथर और फिलामेंट मिलाकर हम लोग स्टेमन बोलते हैं। और जो हमारे हाथ में यह लंबी सी नली दिखाई दे रही है, यह नली है स्टाइल। और जो यह वाला ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, यह वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और इसके नीचे, इसमें अंदर है, ठीक है ना, उसको बाद में खोल के दिखाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को बोलते हैं पिस्टिल। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो फ्लावर के चारों पार्ट थे उनके बारे में देखेंगे कि सबसे पहले हम देखे थे कैलिक्स। कैलिक्स के एक इकाई को क्या बोलते थे, सेपल बोलते थे। सेपल क्या होता है, बाह्यदल होता है। तो बाह्यदल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सेपल लिखा है पुष्प के नीचे रहता है। तो आप ये बताइए, जो यह कैलिक्स है, कैलिक्स के केंद्र जो सेपल है, यह पुष्प के नीचे है कि नहीं है ना। ये जब पुष्प के नीचे है, ठीक है, यह क्या है, बाह्यदल है, सबसे बाहर है, सबसे बाहर है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाह्यदल कहेंगे। सबसे बाहर है तो बाह्यदल कहेंगे। सामान्यतः हरा लेकिन रंगीन भी होता है। इसका मतलब है, आप इस देख रहे हैं गुड़हल का फूल देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं चाइना रोज, जिसको बोटेनिकल नेम है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यह हमारा सेपल है, यह सेपल यहाँ पर हरा रंग का दिखाई दे रहा है। इसमें और अच्छा से दिखाई देगा, इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें हरा रंग का दिखाई दे रहा है। लेकिन होता यह है कि जब गुलाब का फूल आप देखेंगे तो इसमें यह हरा रंग का न रहकर बल्कि यह लाल या गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो इसका मतलब है, जो सेपल होता है, जो बाह्यदल होता है, समानतः हरा तो होता है लेकिन साथ में रंगीन होता है ना। अब लिखा है पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए यह कली धीरे धीरे खिल रही है। अब यह कली छोटी रही होगी तो यह क्या, सेपल उसको उसमें ढका रहता है। सेपल क्या करेगा, ढका रहता है। यानी आप देखेंगे जब किसी पुष्प का जब कली देखेंगे तो कली कुछ इस तरह की दिखाई देती है, कली कुछ इस तरह की दिखाई देती है। उसी पर इस तरह से हमारा सेपल इसको ढका रहता है। उसी पर क्या करता है, सेपल हमारा कुछ इस तरह से उसको ढका रहता है ना। सेपल हमारा कली को इस तरह से कुछ ढका रहता है। इसका मतलब है कि जो कली होती है, कली को जब छोटी रहती है तो उस अवस्था में सेपल उसकी सुरक्षा भी करता है। तो सेपल का काम यह है कि कली अवस्था में, पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कैलिक्स का कोरोला। कोरोला के एक यूनिट को क्या बोलते हैं, कोरोला के एक यूनिट को हम बोलते हैं पीटल, यानी दल, यानी पंखुड़ी बोलते हैं, राइट। तो हम देखें पंखुड़ी के बारे में देखेंगे पीटल। तो लिखा है पुष्प का दूसरा चक्र होता है। अब देखिए सबसे पहला तो यह था, इसमें और अच्छा से दिखाई देगा। सबसे पहला तो ये सबसे पहला पार्ट यह तो बाह्यदल था, उसके ऊपर यह दिखाई दे रहा है आपको पंखुड़ियाँ, इसको क्या बोलेंगे, दल। इसमें लिखा है कि पुष्प का दूसरा चक्र होता है। तो भैया नीचे से काउंटिंग करेंगे तो पहला हमारा सेपल, दूसरा क्या हो गया पीटल, तो पुष्प का दूसरा चक्र हो गया। समानता रंगीन लेकिन सफेद होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है,
जितने भी आप फूल देखेंगे तो वह मतलब नीला, पीला, गुलाबी, हरा, ये वो तमाम किस्म के कलर आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ पुष्प आपको सफेद भी दिखाई देते हैं, है ना। तो लिखा है कि सफेद पुष्प रात रंगीन दिन, इसका मतलब क्या है, जो सफेद पुष्प होते हैं, सफेद व्हाइट फ्लावर होते हैं, वे रात के समय खिलते हैं। उनकी फ्लावरिंग कब होती है, नाइट टाइम में होती है, रात के टाइम होती है। लेकिन जो रंगीन फूल होते हैं उनकी फ्लावरिंग जो होती है दिन के समय होती है। ऐसा क्यों होता है कि जो सफेद पुष्प होते हैं रात के समय खिलते हैं, जो रंगीन फूल होते हैं दिन के समय खिलते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है पॉलिनेशन, परागण है। क्योंकि अगर पुष्प रात के समय जो खिलते हैं वो भी रंगीन होने लगेंगे, तो जो रात के टाइम कीट निकलते हैं उनको वो पुष्प दिखाई नहीं देंगे। जब पुष्प दिखाई नहीं देंगे तो वो कीट उस पुष्प के पास नहीं जा पाएंगे। इसी वजह से रात के समय खिलने वाले पुष्प सफेद होते हैं, दिन के समय खिलने वाले पुष्प रंगीन होते हैं। क्योंकि जो कीट होते हैं उन पुष्पों को देखकर, पुष्पों को सूंघकर उनके पास पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन, परागण बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका यही कारण है। अब देखते हैं कि पुष्प का आकर्षक भाग, यानी देखिए किसी भी पुष्प को आप देखेंगे तो आप उससे आकर्षित हो जाएंगे। आकर्षित क्यों होंगे? क्योंकि जब तक पुष्प रंगीन नहीं होगा तब तक आप उससे आकर्षित नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जो पीटल होता है, पंखुड़ी होता है, पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। पीटल यानी पंखुड़ी पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है। अब हम देखेंगे, सेपल देख लिया, पीटल देख लिया, अब स्टेमेन को देखेंगे। स्टेमेन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि स्टेमेन बहुत रहस्यमयी चीज है, उसको डिटेल में समझेंगे। स्टेमेन को डिटेल में समझेंगे और पिस्टिल को डिटेल में समझेंगे। अब हम देखेंगे स्टेमेन। तो हम देख रहे हैं पुंकेसर यानी स्टेमेन। स्टेमेन जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम लोग स्टेमेन कहते हैं। एंड्रोसियम का जो एक यूनिट होता है उसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं। स्टेमेन दो भाग से मिलकर बना होता है, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट को कलेक्टिवली यानी एक जगह जब हम करते हैं उसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंथर। यह हमारा एंथर का संरचना है। जब एंथर को ऊपर से यहाँ से हम काटेंगे तो कुछ इस तरह का संरचना हमें दिखाई देता है। ये वाला पार्ट फिलामेंट हो गया। एंथर को काटे तो इसमें हमको 4 चेंबर दिखाई देते हैं। उन चारों चेंबर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, देखिए माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है जिसे बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, यह एक वचन, जब एक इस गोला जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एक चेंबर को लेंगे तो इस एक चेंबर को माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, और जब चारों चेंबर हो जाएंगे तो इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यह हमारा एंथर का संरचना यानी परागकोश का संरचना है, वह कटा हुआ संरचना है। अब देख रहे हैं कि जो यह किनारे वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है जिसको हम लोग टेपिटम कहते हैं, और जो अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है उसको हम लोग माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि टेपिटम और माइक्रोस्पोर, टेपिटम और माइक्रोस्पोर जब एक साथ होते हैं तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चलकर जब विकसित होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चलकर जब विकसित होता है, डेवलप्स होता है, जब डेवलप्स होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जब आगे चल के डेवलप्स होता है, विकसित होता है, तो कुछ इस तरह का संरचना हमें दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन सैक। जिसको हम बोलते हैं पॉलन सैक, जिसे हिंदी में बोलते हैं परागकोश। ठीक है, सॉरी परागकोश करें, पॉलन सैक कहते हैं। यानी पॉलन सैक का मतलब ऐसा पार्ट जहां पर पॉलन ग्रेन इकट्ठा हो जाए। ठीक है ना, इसको बोलेंगे पॉलन सैक। अब पॉलन सैक के अंदर छोटे छोटे संरचना भरे होते हैं, छोटे छोटे कुछ दाने भरे होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो हम ये देखें कि एक एंथर है, एंथर को जब काटे तो हमको टेपिटम दिखाई दिया, माइक्रोस्पोर दिखाई दिया। टेपिटम और माइक्रोस्पोर को हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहें। माइक्रोस्पोरेंजियम जब आगे चल के विकसित हुआ तो पॉलन सैक बना। पॉलन सैक के अंदर भरे होते हैं पॉलन ग्रेन यानी परागकण। परागकण को हम देखेंगे, परागकण यानी पॉलन ग्रेन। परागकण होता क्या है, तो नर युग्मकोद्भव का प्रतिनिधित्व करता है। यानी
जो परागकण होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। यानी पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन होता है नर युग्मकोद्भव को का प्रतिनिधित्व करता है, यानी मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम पोलन ग्रेन परागकण का आकृति देखें, हम शेप देखते हैं किस शेप का होता है, किस आकृति का होता है, तो गोलाकार होता है यानी स्फेरिकल होता है। फिर हम देखते हैं इसका आकार कितना, इसका साइज होता है, तो 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर का होता है। यानी जो हमारा पोलन ग्रेन है कुछ गोलाकार होता है गेंद जैसा, जो उसका व्यास है ये वाला पोर्शन उसका 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर तक का होता है इसका व्यास। पोलन ग्रेन दोहरी भित्ति वाला होता है, यानी जो पोलन ग्रेन होता है इसमें दो लेयर पाया जाता है, एक लेयर अंदर होता है, दूसरा लेयर बाहर होता है। दोठे भित्ति होती है, जैसे यह एक अंदर की भित्ति हो गई, इसके ऊपर एक और भित्ति हो गई, बाहर की भित्ति हो गई, दोठे कवच होता है। तो जो अंदर की भित्ति होती है उसको, जो बाहर की भित्ति होती है उसको हम बोलते हैं एक्जाइन। और एक्जाइन जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठिन होता है, कठोर होता है। भित्ति कितनी होती है? दो। पोलन ग्रेन की दो भित्ति होती है, एक बाहर की भित्ति, एक अंतर भित्ति। बाहर भित्ति को एक्जाइन कहते हैं। एक्जाइन बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठोर होता है, जो स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। जो एक्जाइन होता है स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो हाई टेम्परेचर, जो उच्च ताप को भी सहन कर सकता है। यानी जो स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो पोलन ग्रेन है वह हाई टेम्परेचर का भी सहन कर सकता है। अब देखते हैं अंतर जो भित्ति होती है, अंतर भित्ति को इंटाइन कहते हैं, और जो इंटाइन होता है वह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। जो इंटाइन होता है वह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। यानी हमने क्या देखा, हम देखें परागकण क्या होता है? स्फेरिकल होता है। उसका साइज कितना होता है? 25 से लेकर 50 माइक्रोमीटर का व्यास वाला होता है। दोहरी भित्ति से बना होता है। बाहर की भित्ति को हम बोलते हैं एक्जाइन। एक्जाइन बहुत हार्ड होता है, और यह स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो हाई टेम्परेचर, उच्च ताप और जो एसिडिक मीडियम को भी यानी अम्लीय माध्यम को भी सहन करने की क्षमता रखता है। लेकिन वही जो अंतर भित्ति है इंटाइन, यह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। तो दोस्तों यहाँ तक हम देखें पुंकेसर, यानी पुंकेसर के बारे में ये सब इंफॉर्मेशन थे। अब हम यहाँ तक देखने के बाद अब हम देखेंगे स्त्री केसर, जिसे बोलते हैं पिस्टिल। तो अब हम देख रहे हैं पिस्टिल यानी स्त्री केसर। जो स्त्री केसर होता है यह 3 भाग से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्त्री केसर के 3 भाग हो गए, एक हो गया स्टिग्मा, दूसरा हो गया स्टाइल और यह हो गया ओवरी। यानी यह पूरा संरचना हमें दिखाई दे रहा है स्त्री केसर का। स्त्री केसर में सबसे पहले हम लेंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र क्या होता है? तो वर्तिकाग्र वर्तिका के ऊपर होता है। वर्तिका क्या होता है? तो वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। तो यह वाला पोर्शन हमारा जो दिखाई दे रहा है डंठल वाला पोर्शन, यह स्टाइल होता है यानी वर्तिका होता है। और वर्तिका के ऊपर क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा बोले तो वर्तिकाग्र है। तो जो वर्तिकाग्र होता है वह वर्तिका के ऊपर होता है। और वर्तिकाग्र को हम एक नाम देते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन एक नाम दे देते हैं, क्योंकि जो परागकण होता है किसी माध्यम से, या हवा के माध्यम से, या किसी कीट के माध्यम से, या किसी चिड़िया के माध्यम से, या सांप के माध्यम से, चमगादड़ के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जब परागकण आता है तो आकर परागकण सबसे पहले यही आकर गिरता है, इसी पर गिरता है परागकण, और यही परागकण को रिसीव करता है। तो परागकण जैसे जैसे लैंडिंग मतलब क्या होता है? जैसे एयरपोर्ट होता है तो हवाई जहाज उस पर लैंड करती है एयरपोर्ट पर, है जो हेलीपैड होता है तो हेलीकॉप्टर उस पर आकर लैंड करता है। यानी एक पार्टिकुलर जगह पर एरोप्लेन हो गया या हेलीकॉप्टर हो गया आकर वहां पर लैंड करता है, तो उस जगह को लैंड करता है, उसको उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लैंडिंग कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है। तो इसीलिए जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन बोल देते हैं। अब देखते हैं स्टाइल। स्टाइल को हम बोलते हैं
वर्तिका। वर्तिका क्या होती है? तो वर्तिका लंबी बेलनाकार नली होती है। वर्तिका लंबी बेलनाकार नली होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लंबा भी है और बेलनाकार नली भी होती है। हालांकि इससे पहले हम आपको वीडियो फूल दिखाए थे, देखिए ये हमारा फूल है। तो फूल में आप क्या देख रहे हैं, ये लंबी है कि नहीं? चलिए इसे हटा देते हैं। अब इसे हटाएं ऐसे, तो हम यह देख रहे हैं यह लंबी भी है, बेलनाकार है और साथ ही में नली भी है ना। तो यह कैसी है? लंबी है, बेलनाकार यानी बेलन गोल है, बेलन जैसे गोल टाइप में है, और कैसा है? लंबी बेलनाकार नली भी है। अब फिर देख रहे हैं कि वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच स्थित होती है। तो जब सबसे पहले ऊपर स्थित जो पार्ट था वह वर्तिकाग्र था, और नीचे जो इसके अंदर पार्ट है वो हमारा अंडाशय है। तो जो वर्तिका है वह वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच स्थित होती है, अतः इन्हें जोड़ने का कार्य करती है। अतः जो वर्तिका होती है वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। अब हम देखते हैं अंडाशय यानी ओवरी। ओवरी देखते हैं। अब इसको हम तोड़ते हैं। इसको जब तोड़ते हैं तो इस पूरे पुष्प को हमने तोड़ा। अब आप इसमें देखेंगे कि यह वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, जो व्हाइट कलर का कुछ दिखाई दे रहा है, यह पूरा फूला हुआ भाग है कि नहीं? देखिए यह मोटा है, उसी तरह यह भी मोटा है, यह वाला पोर्शन मोटा दिखाई दे रहा है। तो जो स्त्री केसर होता है, जो अंडाशय होता है, स्त्री केसर का निचला फूला भाग होता है। तो ये पूरा स्त्री केसर के निचला भाग है और फूला हुआ विभाग होता है। फिर हम देखते हैं अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा कोष्ठक यानी ओवरियन कैविटी लोक्यूल होता है। देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अंडाशय के अंदर यानी ओवरी के अंदर गर्भाशयी गुहा, जिसे हम कोष्ठक कहते हैं, इंग्लिश में ओवरियन कैविटी जिसे लोक्यूल होता है। तो यह हमारा हो गया अंडाशय। यह पूरा हमारा पोर्शन क्या हो गया? अंडाशय हो गया। अंडाशय के अंदर हम क्या देख रहे हैं? लोक्यूल देख रहे हैं। लोक्यूल बोले तो ओवरियन कैविटी, हिंदी बोलते हैं गर्भाशयी गुहा या कोष्ठक बोलते हैं। तो ओवरी के अंदर लोक्यूल यानी ओवरियन कैविटी स्थित होता है। गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा प्लेसेंटा स्थित होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? अपरा होता है, प्लेसेंटा स्थित होता है। अपरा से बीजांड बनता है। अपरा से हमारा क्या बनता है? बीजांड। बीजांड बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बीजांड को इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूल। तो जो हमारा अपरा से क्या बनता है? अपरा से बीजांड बनता है, ओव्यूल बनता है। तो लोक्यूल के अंदर होता है अपरा, अपरा से बनता है बीजांड यानी लोक्यूल बनता है। अब जब बीजांड बन जाता है, तो बीजांड बनने के बाद बीजांड बन जाता है, तो निषेचन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद बीजांड बीज में चेंज हो जाता है। और जो अंडाशय होता है, परिपक्व अंडाशय होता है, मेच्योर ओवरी होता है, वह निषेचन के बाद फल में चेंज हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। यह हमारा पूरा पोर्शन क्या है? एक स्त्री केसर का पोर्शन है। यह पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? स्टाइल है। और ये वाला पोर्शन क्या है? स्टिग्मा है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओवरी के अंदर लोक्यूल है। लोक्यूल के अंदर क्या है? प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा से बना ओव्यूल। ओव्यूल जब आगे विकसित, ओव्यूल निषेचन के बाद सीड में चेंज हो जाएगा, और जो मेच्योर ओवरी होगा वह निषेचन के बाद फ्रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक पूरा सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारा ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या है? लोक्यूल है। लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा उत्पन्न करता है ओव्यूल को, और ओव्यूल निषेचन के बाद बन जाता है सीड। और जो ओवरी होता है, ओवरी जो होता है वह निषेचन के बाद बन जाता है फ्रूट। दोस्तों इस वीडियो में हमने फ्लावर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन थी, यानी जितनी मार्फोलॉजी जितनी आकृति थी फ्लावर के बारे में, उस टोटल को हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। जब अगला वीडियो हमारा बनेगा रिप्रोडक्शन का, तो जब फ्लावरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट हम देखेंगे, यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन देखेंगे कि फूलों में जनन कैसे होता है। तो वहां पर हर एक पार्ट को देखेंगे कि फल कैसे बन रहा है, फूल कैसे बन रहा है, इसको भी वहां पर हम देखेंगे। हालांकि इसके पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं फल और फूल का। अगर उसको देखना है तो आप सर्च करेंगे फ्रूट बाय राणा सर या
फ्लावर या बीज देखना है, सीड बाय राणा सर आप सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पढ़िए और उसका लाभ उठाइए।